Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. आज की पहली टॉपिक है सांगाई फेस्टिवल। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीडियो मैसेज के थ्रू मणिपुर के सांगाई फेस्टिवल को एड्रेस किया। सांगाई फेस्टिवल का नाम मणिपुर के स्टेट एनिमल के ऊपर पड़ा है जो एक डियर है। इस पिक्चर में आप सांगाई को देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस। हर साल मणिपुर सांगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है फ्रॉम 21st to 30th ऑफ नवंबर। इस फेस्टिवल को सबसे पहले मनाया गया था इन द ईयर 2010। इसके बाद धीरे धीरे इट हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स इनटू अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर मणिपुर, क्योंकि इस फेस्टिवल के थ्रू मणिपुर अपने रिच ट्रेडिशन और कल्चर को शोकेस करता है इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। इस साल के सांगाई फेस्टिवल का थीम है फेस्टिवल ऑफ वननेस। इस इवेंट में कई सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर का क्लासिकल डांस जो है रास लीला, इसे परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ क्वाइट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिवनेस। इसके अलावा कई सारी फोक डांस परफॉर्मेंसेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल काबुई नागा डांस, बैम्बू डांस, माइबी डांस, लाई हैरोबा dance, khamba, thoibi dance, etc. So all these performances, they showcase the culture and heritage of Manipur. Apart from dance, Manipur is also famous for its martial arts. We all know about Thang Ta, जिसमें spear और sword का use किया जाता है. It's a very famous martial art performed in Manipur. We can see in this image. Thang Ta के अलावा there is Yubi Lakpi. इसमें कोकोनट का यूज़ किया जाता है to play a game which looks like rugby. फिर है मुकना कांगजेई, इसमें हॉकी और रेसलिंग का कॉम्बिनेशन होता है। फिर है सागोल कांगजेई, इट्स मॉडर्न पोलो विच इवॉल्व्ड इन मणिपुर ओवर द ईयर्स। तो ये सारी मार्शल आर्ट्स जो हैं परफॉर्म की जाती है इन द सांगाई फेस्टिवल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सांगाई डियर। सांगाई जो है ये एक एंडेमिक और इंडेंजर्ड सब स्पीशीज है एंटलर्ड डियर की, जो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में पाई जाती है पूरी दुनिया में। IUCN स्टेटस में इंडेंजर्ड है एज मेंशन्ड अर्लियर। प्रीवियस सेशंस में हमने कई बार लोकतक लेक का जिक्र किया है। मणिपुर में स्थित है लोकतक लेक, और लोकतक लेक में फ्लोटिंग बायोमास है जिसे कहते हैं फुमड़ी। एज वी कैन सी इन दिस इमेज, लोकतक लेक में जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं उन्हें कहते हैं फुमड़ी। फुमड़ी जो है ये बने होते हैं ऑफ मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर जो डीके हो रहे हैं एंड दे आर इन डिफरेंट स्टेजेस। तो इसी डीकेइंग मैटर से बने होते हैं ये फ्लोटिंग आइलैंड्स जिन्हें कहते हैं फुमड़ी। और इन फुमड़ीज के ऊपर आप जैसे कि देख सकते हैं देयर आर स्ट्रक्चर्स, एंड नॉट ओनली दैट, वर्ल्ड की एकमात्र एक ऐसी लेक है जहाँ पे ऐसी फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर स्थित है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं सांगाई डियर। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फुजीवारा इफेक्ट। On the 1st of September 2022, a super typhoon named Hinnamnor, it was moving towards Taiwan from the western Pacific Ocean. एक और ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसका नाम है गार्दो, एंड इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स हिनमनोर फ्रॉम द साउथ ईस्ट। जैसे ही ये दोनों साइक्लोन्स, मतलब हिनमनोर जो एक सुपर टाइफून है और गार्दो जो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, दे स्टार्टेड dancing around the central line between them, and they were circulating each other, and this is the example of what is known as Fujiwara effect. Fujiwara effect is a phenomenon जिसमें दो cyclonic vortices they move around each other and they close the distance between their circulations धीरे धीरे करके. This effect was named by Sakuhei Fujiwara. He was a Japanese meteorologist जिन्होंने सबसे पहले इस फिनोमिनन को डिस्क्राइब किया था। क्योंकि इस फिनोमिनन में दो साइक्लोनिक वोर्टिसेस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती है और इंटरैक्ट करती है, इसीलिए इसे बाइनरी इंटरैक्शन भी कहते हैं। इसमें दो साइक्लोन सर्कुलेट करते करते मर्ज भी कर जाती हैं इनटू अ लार्जर साइक्लोन। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है व्हाट इज an extratropical cyclone and what is a tropical cyclone, so we are not going deep into that. यहाँ पे समझते हैं कि जब extratropical cyclones होती हैं and they
कम क्लोज टू ईच अदर, 2000 किलोमीटर्स के अंदर के डिस्टेंस में अगर दो साइक्लोन्स आ गई तब दे एंगेज इन बाइनरी इंटरैक्शन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में जब वो 1400 किलोमीटर्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं, इन दैट केस दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग। इस मैकेनिज्म को समझते हैं। व्हेन साइक्लोन्स दे आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन अनदर, क्या होता है कि देयर सेंटर्स विल सर्कल ईच अदर। अगर साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो इन दैट केस काउंटर क्लॉकवाइज, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में है तो क्लॉकवाइज जो है ये घूमते हैं, एंड दे सर्कल अबाउट अ सेंटर पॉइंट बिटवीन दी टू सिस्टम्स। ये जो दो सिस्टम्स हम देख सकते हैं इस इमेज में, इसके एक सेंटर पॉइंट को रख के ये सर्कुलेट करते हैं। घूमते घूमते द टू वॉर्टिसेस ऑफ द साइक्लोन्स दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, और इवेंचुअली क्या होता है, दे स्टार्ट स्पाइरलिंग ईच अदर अराउंड द सेंटर पॉइंट। स्पाइरल करते करते ऑल ऑफ अ सडन दे मर्ज। देर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो कि वो डिस्पर्स कर जाए, रिलीज कर जाए, या फिर वो मर्ज भी कर जाते हैं। तो इसी को कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट। जब दो साइक्लोन्स या फिर एक साइक्लोन और एक टाइफून, व्हाटएवर मे बी द केस, ये जब अनइक्वल साइजेस के होते हैं और इस तरीके की डिस्टेंस में आ जाते हैं विच इज क्लोज इनफ, तब जो बड़ा वाला साइक्लोन होता है वो डोमिनेट करने लगता है इंटरैक्शन में छोटे वाले वोर्टेक्स को, और एज ए रिजल्ट जो छोटा साइक्लोन ही समझ लीजिए, तो छोटा साइक्लोन जो है वो बड़े साइक्लोन को कंटिन्यूसली सर्कल करने लगता है और उसके बाद मर्जर हो जाता है। तो इसी को कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट। इन अ नटशेल, दो साइक्लोन्स जब क्लोज इनफ आ जाते हैं घूमते घूमते, तब दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ each other. They behave as satellites rotating around a common center. एक common center और उसके इर्द गिर्द दो साइक्लोन्स घूम रहे हैं। अगर इन दो साइक्लोन्स में या फिर कोई भी फिनोमिनन हो, अगर हरिकेन है भी, तो जो स्ट्रोंगर है वो और बड़ा भी है, तो इन दैट केस जो स्मॉलर स्टॉर्म है वो ऑर्बिट करेगा बड़े वाले स्टॉर्म के इर्द गिर्द, घूमता रहेगा और इवेंचुअली इट विल क्रैश इनटू इट्स वॉर्टेक्स और अब्जॉर्ब हो जाएगा बड़े वाले स्टॉर्म में। मोर ऑफन ऐसा देखा गया है कि जब दो स्टॉर्म्स से क्लोज टू ईच अदर, जो अपर लेवल में जो विंड शेयर है वो इंक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो दो स्टॉर्म्स है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अभी हमने बात की विंड शेयर की इन द अपर एटमॉस्फेयर। व्हाट इज इट? Wind shear is nothing but the rate at which wind velocity changes from one point to the other in a given direction. Thunderstorms, temperature inversion, surface में कोई obstruction, इन सब चीज़ों की वजह से अगर wind की speed और direction में changes आने लगते हैं over a short distance, this is known as wind shear. Wind shear pattern horizontal भी हो सकता है या vertical भी हो सकता है, और इसी विंड शेयर का इम्पैक्ट होता है ऑन दी फुजीवारा इफेक्ट, जिसमें स्टॉर्म्स जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली कम होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्लू बगिंग। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि ऐसे ऐप्स जो कि स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स को वायरलेस ईयरप्लग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है, ऐसे ऐप्स जो है वो कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें डिवाइस जो है वो हैक भी हो सकती है। दिस इज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ब्लू बगिंग। इसमें जो अटैकर्स हैं वो डिवाइस को एक्सेस कर लेते हैं थ्रू इट्स डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन। जैसे ही डिवाइस या फोन ब्लू बग्ड हो गया, हैकर जो है दे कैन लिसन to the calls, they can read and send messages and they can even steal and modify contacts. सबसे पहले ब्लू बगिंग का यूज़ करके लैपटॉप्स को हैक किया जाता था। अभी रिसेंटली मोबाइल फ़ोन्स को भी और दूसरी जो डिवाइसेस हैं जिसमें ब्लूटूथ कनेक्शन पॉसिबल है, इसे भी हैक किया जाता है। तो बेसिकली वायरलेस ईयरप्लग एप्स जो है दे आर वल्नरेबल टू हैक्स। इसमें बस ब्लूटूथ जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है टू अटैक द डिवाइस।
अगर ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस 10 मीटर की रेडियस में है हैकर के, तब ब्लू बगिंग की जा सकती है। तो किस तरीके से ब्लू बगिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है? बेसिकली ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करना, या फिर जब डिवाइसेस यूज में ना हो उस समय ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करना, पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस को, डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना टू द लेटेस्ट वर्जन, वाईफाई का यूज पब्लिक ना कर सके, पब्लिक वाईफाई का यूज लिमिट कर देना। इसके अलावा वीपीएन का यूज करना, हमने बहुत ही अच्छे से वीपीएन क्या होता है एक दूसरे सेशन में डिस्कस किया था एज एन एडिशनल सिक्योरिटी मेजर, ताकि ब्लू बगिंग ना हो। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश की जाती है जब पब्लिक नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इंटरनेट ट्रैफिक को वीपीएन्स जो है वो एनक्रिप्ट कर देते हैं और ऑनलाइन आइडेंटिटी को भी डिस्गाइज कर देते हैं, ताकि हैकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022। रिसेंटली इंडिया और मलेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022 शुरू हुई मलेशिया के पुलाव में ऑन दी 28th ऑफ नवंबर और ये कल्मिनेट करेगी ऑन दी 12th ऑफ दिसंबर। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति जो है ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मलेशियन आर्मी, और इसे कंडक्ट किया जाता है सिंस 2012। इस साल की एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है और वहीं मलेशियन आर्मी की रॉयल मलय रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। एम है टू शेयर एक्सपीरियंसेस गेन्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस इन द जंगल टेरेन। जंगल में किस तरीके से जो ऑपरेशंस हैं उन्हें अंजाम दे, उसके लिए जो भी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं इस एक्सरसाइज में वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके लेवल को एनहांस करेगी। इसके अलावा दो देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में, उसे भी फर्दर बूस्ट करेगी। अगली टॉपिक है ब्लैक कोरल। रिसेंटली ब्लैक कोरल्स की 5 नई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है इन द ग्रेट बैरियर रीफ एंड द कोरल सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास है। ब्लैक कोरल्स जो है ये शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों जगह पे ग्रो करती हैं। 8000 मीटर की डेप्थ में भी ये ग्रो करती हैं एंड दीज ब्लैक कोरल्स कैन लिव फॉर अबाउट 4000 years। कई सारी ब्लैक कोरल्स जो हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, दे लुक लाइक फेदर्स, फैन्स या बुशेस, जिसमें एक स्ट्रेट सा विप होता है स्टेम और फिर वो ब्रांच आउट कर जाती है। कलरफुल जो कोरल होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है वो यूजुअली शैलो वाटर में रहती हैं एंड दे रिलाई ऑन द सन एंड द फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी। लेकिन ब्लैक कोरल्स जो हैं ये फिल्टर फीडर्स होती हैं, मतलब ये जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें जू प्लैंकटन भी कहते हैं, इन्हें खाते हैं और यही इनकी एनर्जी का सोर्स होता है। डीप वाटर में अबंडेंट होते हैं जू प्लैंकटन, तो जो ब्लैक कोरल्स होते हैं ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कलरफुल जो शैलो वाटर कोरल्स हैं उन्हीं की तरह ब्लैक कोरल्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है फिश की, इनवर्टिब्रेट्स की, और जो भी फिशेस या दूसरी जो ऑर्गेनिजम्स प्रेडेटर्स से बचने के लिए ब्लैक कोरल्स के पीछे छुपते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर अ वेरी इम्पोर्टेंट हैबिटेट। अगली टॉपिक है शिवेलुच वोल्केनो। साइंटिस्ट्स के अनुसार शिवेलुच वोल्केनो में एक्टिविटी देखी जा रही है और ये वोल्केनो इरप्ट हो सकता है फिर से। शिवेलुच वोल्केनो जो है ये रशिया के फार ईस्ट साइड में है जहां पे कामचातका पेनिनसुला है। एज वी कैन सी इन दिस मैप, फार ईस्ट में रशिया के शिवेलुच वोल्केनो, ये कामचातका पेनिनसुला रीजन ही है और यहीं पे स्थित है ये एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है शिवेलुच। शिवेलुच जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है कामचातका क्राई जो रशिया में है और ये कामचातका पेनिनसुला का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट कंटिन्यूसली इरप्टिंग वोल्केनोज में से एक है। इस वोल्केनो के 3 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो
ओल्ड शिवलुज और एंशिएंट कैल्डेरा। एक्टिव यंग शिवलुज भी है। एज मेंशन्ड बिफोर, शिवलुज वोल्केनो एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो, जिसे कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं, ये कोनिकल वोल्केनो है जिसमें एक्सप्लोसिव इरप्शंस होता है एट पीरियोडिक इंटरवल्स। इसमें लावा जो है वो बहुत दूर तक नहीं स्प्रेड कर पाता, उसके पहले ही ये कूल डाउन करके हार्डन हो जाता है ड्यू टू इट्स हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी जब एक फ्लूइड फ्लो कर रही है तब कितनी रेजिस्टेंस है। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो हाईली विस्कस फ्लूइड है वो, और इन केस ऑफ स्ट्रेटो वोल्केनो बहुत ही विस्कोसिटी हाई होती है और इसीलिए वो बहुत दूर नहीं जा पाती, उसके पहले ही कूल डाउन करके हार्ड हो जाती है। तो शिवलुज जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन कामचाटका। ये लास्ट 10,000 ईयर्स में 60 टाइम्स इरप्ट कर चुका है। Moving to the next topic, Agni Warrior. Recently exercise Agni Warrior की 12th edition को start किया गया on the 13th of November 2022. Agni Warrior एक bilateral exercise है between the armies of Singapore and India. अगर वॉर हो जाए तो किस तरीके से कॉम्बैट करना है, इसके लिए इस एक्सरसाइज में ड्रिल्स की जाती है। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है, इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव होती है बिटवीन दी टू आर्मीज। इस बार की एक्सरसाइज में आर्टिलरी गन्स, हाउविट्जर्स का यूज़ किया गया जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है खुद के अपने अपने देश में। इसके अलावा सिम्युलेशन का भी यूज़ किया गया, मतलब एक कंप्यूटर वॉर गेम का यूज़ किया गया जिसमें दोनों आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया, और इस निश टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये परफॉर्म किया गया, प्रैक्टिस किया गया कि किस तरीके से जॉइंटली कॉम्बैट किया जा सकता है। इसकी एक ट्रेनिंग हुई प्रॉपर वे में थ्रू सिम्युलेटर्स। कंप्यूटर सिम्युलेशन में रियल जो लाइफ है वैसी सेम सिचुएशन क्रिएट की जाती है और फील्ड तैयार किया जाता है। यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन तैयार किया गया और जिसमें जो आर्मीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिशन शक्ति। रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिशन शक्ति स्कीम के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया ड्यूरिंग दी 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, मतलब 2021-22 से 2025-26 तक की पीरियड के लिए। मिशन शक्ति जो है ये एक इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। इस मिशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है संबल, दूसरा है समर्थ्य। संबल जो है इट इज अ सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति, इट इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। और मिशन समर्थ ये एक सब स्कीम है मिशन शक्ति की फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। समझते हैं। संबल जो कि एक सब स्कीम है, इसके अंदर कई सारी स्कीम्स आ जाती हैं, तो ये सारी स्कीम्स जो है ये सबस्यूम हो गई मिशन शक्ति के संबल कंपोनेंट के अंदर। इसमें है वन स्टॉप सेंटर, फिर है विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा है नारी अदालत एटसेट्रा। वन स्टॉप सेंटर हमें पता है कि इसमें जो भी विमेन अफेक्टेड है बाय वायलेंस उन्हें एक इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल केयर हो गया, पुलिस असिस्टेंस हो गया, लीगल एड हो गया, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गया, टेम्पररी सपोर्ट सर्विसेज रहने के लिए, इन्हीं को कहते हैं वन स्टॉप सेंटर्स। इन्हें डिफरेंट स्टेट्स में एट प्रेजेंट बनाया जा रहा है। तो ये वन स्टॉप सेंटर संबल कैटेगरी में ही आती है। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको एड्रेस करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है इसे चलाया गया था। इनफैक्ट अभी भी ये ऑनगोइंग है। फिर है महिला पुलिस वॉलेंटियर्स। कई बार मेल ऑफिसर्स होने की वजह से विमेन जो है वायलेंस के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं करती है और इसी के लिए महिला पुलिस वॉलेंटियर्स जो है इसकी शुरुआत की गई। विमेन्स हेल्पलाइन, नारी अदालत इसमें जो ये एक एडीआर है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें नॉर्मल लिटिगेशन प्रोसेस नहीं है। इसमें जो जेंडर जस्टिस हो फैमिलीज के अंदर, सोसाइटी में
जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो कम हो, इसके लिए नारी अदालत को प्रमोट किया जाता है। तो इन सभी स्कीम्स की बात जो हमने की ये सारी आ जाती हैं अंडर संबल, और संबल जो है ये मिशन शक्ति का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है मिशन शक्ति का समर्थ्य। संबल में सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया था। समर्थ्य में विमेन को एम्पावर करने के लिए जो भी स्कीम्स है वो इसके अंदर आ जाती है। तो नाम से पता चल जाएगा कि कौन सी संबल में आती है, कौन सी समर्थ्य में। इसमें है उज्ज्वला मिशन, फिर है स्वधार गृह, फिर वर्किंग विमेन हॉस्टल, फिर है नेशनल क्रैश स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, ये सारी समर्थ्य के अंदर आ जाती है। स्वधार गृह में जो भी विमेन डिस्ट्रेस में है उन्हें रिलीफ दी जाने की कोशिश की जाती है, उन्हें रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। वर्किंग विमेन हॉस्टल्स नाम से जाहिर है कि विमेन को सेफ अकोमोडेशन मिले जब वो ऐसी जगहों पे काम कर रही है जो बहुत दूर है फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। नेशनल क्रैश स्कीम, इसमें जो भी बच्चे हैं 6 महीने से 6 साल की उम्र तक की, वो उन्हें क्रैश फैसिलिटीज़ मिले ताकि वर्किंग वुमेन को कोई दिक्कत ना हो, वो एम्प्लॉयड रह सके और वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके, इसके लिए नेशनल क्रैश स्कीम। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें कैश इंसेंटिव्स दी जाती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो, न्यूट्रिशन उन्हें मिलता रहे, इसके लिए कैश प्रोवाइड किया जाता है। और जो ICDS स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सबस्यूम कर दिया गया है समर्थ के अंदर। मिशन शक्ति के अंदर जो संबल सब स्कीम है, इसमें फंडिंग जो है वो 100% की जाती है फ्रॉम द निर्भया फंड, जिसे निर्भया इंसिडेंट के बाद इस फंड को क्रिएट किया गया था और इसी फंड में जितना पैसा आता है उसी को पूरा यूज किया जाता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इनिशिएटिव्स अंडर मिशन संबल। और जो सब स्कीम है समर्थ्य, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 60-40 का रेशियो है। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट करती है या ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेचर्स है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या फिर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो इन दैट केस उन्हें सिर्फ 10% फंड करना होता है, तो 90:10 का रेशियो हो जाता है। अगर ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी है जिसकी लेजिस्लेचर्स नहीं है तो इन दैट केस जो सारी ही है अपार्ट फ्रॉम हमें पता है दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर 100% फंडिंग होती है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। विदाउट लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी को कुछ फंडिंग नहीं करना पड़ता। तो यही सारी बेसिक्स थी मिशन शक्ति की। अगली टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड। चेन्नई बेस्ड एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। इस फैसिलिटी के 2 पार्ट्स हैं, एक है अग्निकुल लॉन्च पैड जहां से जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, और दूसरा है अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर जो 4 किलोमीटर दूर है लॉन्च पैड से, और मिशन कंट्रोल सेंटर से पूरा कोऑर्डिनेट किया जाता है। लॉन्च पैड जो है इसे डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से ताकि यहाँ पे लिक्विड स्टेज जो लॉन्चेस हैं जिसमें लिक्विड स्टेज रहते हैं फ्यूल में, इस तरीके की रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सके। इसने एक रॉकेट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निबाण लॉन्च व्हीकल। इसमें 2 स्टेजेस हैं इस व्हीकल के, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो कि 700 किलोमीटर तक की ऑल्टीट्यूड तक आता है सरफेस के अर्थ से, यहाँ तक ये पेलोड्स जो है कैरी करके जाता है। रॉकेट हमें पता है तो 100 kg का पेलोड ये कैरी करके जा सकता है। अग्निबाण जो रॉकेट है इट इज पावर्ड बाय द कंपनीज 3D प्रिंटेड एग्निलेट इंजन्स, जो है 3D प्रिंटेड है। हमें पता है कि अभी 3D हाउसेस बन रहे हैं, 3D ऑर्गन्स बनाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से प्रिंट हो जाती है पेपर, उसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है लेयर बाय लेयर तैयार होते हैं इन 3D प्रिंटर मशीन्स। तो इसी का यूज किया गया है इस तरीके की एक इंजन को इस रॉकेट में। और इस रॉकेट में जो इंजन है ये सेमी क्रायोजेनिक है जिसमें लिक्विड केरोसिन और सुपर कोल्ड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इन दोनों को मिक्सचर का यूज किया जाता है रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए।
अगली टॉपिक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इंडिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिया जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऐसी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होती हैं जो 300 मेगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। 300 मेगावाट की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है और मोर देन 2,30,000 होम्स को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड किया जा सकता है इन अ ईयर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल, कन्वेंशनल जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसके कंपैरिजन में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काफी छोटे होते हैं। मॉड्यूलर बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स टू बी फैक्ट्री असेंबल्ड। फैक्ट्री में ही असेंबल कर लिया जो कंपोनेंट्स हैं इस पूरे रिएक्टर के, और फिर लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाके इंस्टॉल कर दिया और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे। रिएक्टर बिकॉज न्यूक्लियर फिशन का यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें न्यूक्लियर फिशन में एक एटम जो है उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो स्प्लिट कर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है तो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में वो स्प्लिट कर जाती है एंड एज ए रिजल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऑन द कॉन्ट्रैरी, फ्यूशन में 2 लाइट न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन कर जाती है और इससे भी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कि सन में फ्यूशन हो रहा है कंटिन्यूसली। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने डिस्कस किया था बिटवीन फिशन एंड फ्यूशन, जो डिफरेंसेस हैं उन्हें एक प्रीवियस सेशन में, तो बेसिक क्लियर करने के लिए भी प्रीवियस सेशंस काफ़ी यूज में आ सकती हैं। सो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसमें फिशन का ही यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की क्या एडवांटेजेस है ओवर द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सबसे पहला है कि मॉड्यूलर है, मतलब असेंबल कर लिया फैक्ट्री में, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके जाके इंस्टॉल कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन टाइम इसमें बहुत कम लगता है। कॉस्टिंग जो है वो भी कम हो जाती है बिकॉज स्मॉल है साइज में इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेफ्टी लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये भी हाई है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल रिएक्टर्स, और इसमें इनडेफिनिट रेफ्रिजरेशन होता है विदाउट द नीड फॉर एनी अदर एक्शन फ्रॉम द ऑपरेटर, कि ऑपरेटर अलग से रेफ्रिजरेशन के लिए जो है वो टास्क्स असाइन कर रहे हैं उसके बाद कूलिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। इनडेफिनिट वे में ये कूलिंग होती रहती है, तो इसी से सेफ्टी लेवल्स जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल वाटर रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो कूलिंग होती रहती है कंटिन्यूसली। इसमें एक्सटर्नल एक्शन की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि कूलेंट को इस न्यूक्लियर रिएक्टर में सर्कुलेट किया जाता है यूजिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी है तो वो कंटिन्यूसली होगा, अलग से इसमें कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सटर्नल वे से, और उसमें फिर क्रैश होने की भी चांसेस नहीं रहेंगी कि मैन्युअली डिपेंड करता है। ग्रेविटी है या हीट ट्रांसमिशन, कन्वेक्शन, इस तरीके की जो नेचुरल फिनोमिनन है इनका यूज किया जाता है, तो एज ए रिजल्ट कूलिंग कंटिन्यूसली होती है और सेफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन होता रहता है। पावर रिक्वायरमेंट जो है वो लो होती है और इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसीलिए फैक्ट्री में रखा जा सकता है। ये इंस्टॉल भी किया जा सकता है इसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, तो क्वालिटी अच्छी है, एफिशिएंसी होती है, पावर फ्लेक्सिबिलिटी है। जिन कंट्रीज में ग्रिड्स जो है स्मॉल है, वीक है, वहां पे कितनी पावर प्रोड्यूस करनी होगी उसमें लिमिट्स नहीं अगर रहेंगे तो दिक्कत है, तो स्मॉल अमाउंट में भी पावर जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंडिपेंडेंटली इन मॉड्यूल्स को मैनेज किया जा सकता है, रिफ्यूल किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, और इसमें कूलिंग वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज दे आर लार्ज इन साइज। ये छोटी होती है तो इन मॉड्यूल्स को सेफ्टी के लिए नीचे बरी करके रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉर हो रहा है और एयर स्ट्राइक हो गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर सबसे पहले डर रहता है कि वो वल्नरेबल हो गई तो जो है सिक्योरिटी वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो इस चीज का रिस्क इसमें नहीं रहता है। इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की कुछ और यूजेस भी होती है। फॉर एग्जांपल सी वाटर डिसैलिनेशन, डिसैलिनेट करने के लिए सी वाटर से वहां से फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ये सारी डिफरेंट यूजेस हैं।
इंडिया रिसेंटली कई सारी स्टेप्स ले रहा है फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ताकि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं वो उन्हें हम और भी हार्नेस कर सके, ताकि हम नेट ज़ीरो जो हमारा टारगेट है 2070 तक का उसे अचीव कर सके। नेट ज़ीरो हमें पता है एमिशन पूरा नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी का इतना यूज़ करें कि वो ऑफसेट हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं नेट ज़ीरो। तो इंडिया अभी कई सारी स्टेप्स अभी ले रही है इसके लिए। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। एनवायरनमेंट में जो इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट रहता है वो भी कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होने में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हमारी जो टारगेट्स हैं हम उनके पास जल्दी अचीव कर पाएंगे उन्हें। फैक्ट्री बिल्ट है तो फैक्ट्री में हम उसको अलग से मॉड्यूल्स को बना के एज मेंशन्ड अर्लियर फिर उसे साइट में पहुंचा सकते हैं। कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को साइट में ही बनाया जाना होता है, तो इससे कंस्ट्रक्शन टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है। फैक्ट्री में बनाना है, मशीन्स बनाएंगी तो जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसको, तो कंस्ट्रक्शन टाइम सेव हो जाएगा। और ये काफ़ी एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है कार्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन जिसे कहते हैं, इसके लिए। और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है इसके साथ भी ये कॉन्फॉर्म करता है। अगली टॉपिक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंट्री में इतनी बढ़ गई है कि एसिनेटोबैक्टर बाउमनी जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है इन ब्लड, यूरिनरी ट्रैक्ट, लंग्स एक्सेट्रा, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अभी कोई असर नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा ये रेजिस्टेंट हो चुकी है टू हाई एंड एंटीबायोटिक्स। बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दो तरीके की बैक्टीरियाज हैं, उनकी सेल वॉल में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके ऊपर डिपेंड करके इन बैक्टीरियाज को दो लार्ज कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा डाई जब हम इसको यूज़ करें कलर करने के लिए उसे अब्जॉर्ब करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो वायलेट स्टेन जो है उसे ले लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल्स, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये क्रिस्टल वायलेट जो डाई है इसे अब्जॉर्ब करता है। ऑल्टरनेटिवली अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो रेड स्टेन्ड हो जाता है, बिकॉज इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है, इसके सेल वॉल में इतना कम होता है, थिन होता है, तो क्रिस्टल वायलेट को ये रिटेन नहीं कर पाता डाई को, तो डीकलरेशन हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट ये रेड दिखता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम इनके सेल वॉल के डिफरेंसेस को देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होता है, इसमें सेल वॉल स्मूथ होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होता है, वो वेवी भी होता है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर्स का होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का थिकनेस 8 to 10 नैनोमीटर्स का होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ये एक लेयर है जो बहुत थिक है, मल्टी लेयर्ड है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में थिन है, सिंगल लेयर्ड है। क्या होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन? पेप्टाइडोग्लाइकन जिसे म्यूरिन भी कहते हैं, इट इज़ अ यूनिक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब एक पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल है जिसमें शुगर्स, अमाइनो एसिड्स जो है ये रहते हैं एंड दे फॉर्म अ मैश लाइक लेयर, और इसी को कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है और ये जो ज़्यादातर बैक्टीरिया की सेल वॉल का ये कैरेक्टरिस्टिक है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इसी की थिकनेस का डिफरेंस होता है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगला डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं होते इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का
आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है। लिपिड कंटेंट की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लिपिड कंटेंट बहुत लो होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लिपिड कंटेंट 20 to 30% तक का होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है दे आर वेरी ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर very resistant to antibiotics. They are not that much susceptible. So these are the differences between the gram positive and gram negative bacteria. Let's discuss some practice questions. आपको बताना है कौन से true है कौन से false. Number 1, gram negative bacteria have thick walled peptidoglycan. Next, every year the state of Meghalaya celebrates the Sangai festival from 21st to 30th of November. Next, exercise Harimau Shakti is an annual training event between the Indian and Indonesian army which is being conducted since 2012. Next, Shivaluch is the northernmost active volcano in Kamchatka Krai, Russia. Next, black corals can be found growing both in shallow waters and down to depths of over 8,000 meters, and some individual corals can live for over 4,000 years. Next, exercise Agni Warrior is a bilateral exercise between the Singapore and UK Army. Next, Agni Ban is a 4-stage launch vehicle that is capable of taking payloads of up to 10,000 kilograms to a low Earth orbit around 700 kilometers from the surface of the Earth. Next, small modular reactors or SMRs are advanced nuclear reactors that have a power capacity of up to 100 megawatt per unit. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.